जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आपको पता है हमने एक सीरीज शुरू की है, उसमें हिमाचल की हिस्ट्री और साथ में इंग्लिश एंड हिंदी एग्ज़ाम पार्ट को कर रहे हैं हमने इसके 2 पार्ट कर लिए हैं, आज तीसरा पार्ट करेंगे। और हिमाचल की हिस्ट्री की बात करें तो उसमें हमने लाहौल स्पीति की हिस्ट्री कवर अप कर ली है और साथ में सुकेत रियासत को पूरा का पूरा कर लिया हुआ है। मंडी रियासत को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और अगर आप लोगों ने इन वीडियो को नहीं देखा हुआ है तो आप बिहारी क्वेस्ट जो चैनल है उसको सर्च करके उन वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इन वीडियो की हेल्प से मतलब इन वीडियो की वजह से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो इस वीडियो की बात करें, ये कहाँ कहाँ आपको हेल्प करेगी, तो ये स्टेट के एग्ज़ाम हो या सेंटर के एग्ज़ाम हो वहाँ पर हेल्प करेगी। और ये बच्चों के लिए भी हेल्पफुल है, उनकी वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। साथ में जो इंग्लिश पार्ट है वो एरर डिटेक्शन में काम कर सकता है, इंग्लिश स्पीकिंग में हेल्प कर सकता है। साथ में जो आपकी वोकैबुलरी है उसको एनरिच करने में हेल्प कर सकता है। हिंदी पार्ट के जो मुहावरे का पार्ट है वो आपका जो है किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे HPAS की बात करें, HPSSC की बात करें, HPSSB की बात करें, हिमाचल पुलिस की बात करें या छोटे मोटे जो भी एग्ज़ाम है हिमाचल के, उन सारे एग्ज़ाम में ये वीडियो हेल्प कर सकती है। तो आई होप अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा हुआ तो आप यूट्यूब पर जाकर सर्च कर सकते हैं, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो शुरू करते हैं आगे का जो आज का लेक्चर है। होमोफोन या इसी को होमोनिमस भी बोलते हैं, मैंने ये कल भी बताया था। और जो पहला हमारा होमोफोन है वो है आज का ऑल्टर। तो ऑल्टर का मतलब होता है चेंज, चेंज का मतलब होता है बदलाव लाना या बदलना। तो ये जो आपका एलाइड सर्विसेज होती है या आपका HS का पेपर होता है, नायब तहसीलदार का पेपर होता है, जो आपका वेलफेयर तहसील ऑफिसर होता है, इन सारे के सारे एग्ज़ाम में जो इंग्लिश का पार्ट होता है वहाँ पर ये पूछे जाते हैं। साथ में ये बच्चों के लिए भी हेल्पफुल है क्योंकि उनकी जो वोकैबुलरी है इससे स्ट्रॉन्ग होगी। तो वो बच्चे भी देखेंगे तो उनको भी ये ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करेगा। ये वाला जो पोर्शन है होमोफोन का, ये बच्चों को भी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको इसका सेंटेंस देखना है। तो सेंटेंस क्या है? यू कैन नॉट अल्टर माई ओपिनियन अबाउट हर। तो ये इसका क्या है? सेंटेंस है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? जो अल्टर है पार्ट ऑफ स्पीच में से किसका भाग है? तो ये वर्ब है, यहाँ पर एज वर्ब की तरह ये काम कर रहा है। इसके कुछ एक आपको सिनोनिमस बताना चाहूँगा मैं। मॉडिफाइड, अमेंड, ये आपको याद रखना है। साथ में ट्रांसफॉर्म भी इसका सिनोनिमस होता है। नेक्स्ट वन जो इम्पॉर्टेंट आपका होमोफोन है वो है दोस्तों अल्टर। क्योंकि होमोफोन मैंने कल भी बताया था, ऐसे वर्ड होते हैं जिनके जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो सेम होती है, साउंड उनकी सेम होती है, पर उसके मीनिंग क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो इसका जो मीनिंग है प्लेस ऑफ ऑफरिंग, तो इसका मतलब होता है बेदी। या अगर आप मंदिर में गए हैं तो वहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर आप प्रसाद चढ़ाते हैं उसको अल्टर कह सकते हैं। आई लाइक अल्टर ऑफ टेम्पल। तो मैं क्या करता हूँ? लाइक करता हूँ किसको? जो अल्टर होता है मंदिर का, उसको मैं पसंद करता हूँ। इसके जो सिनोनिमस है तो इसके कुछ एक सिनोनिमस है। पहला सिनोनिमस है श्राइन। तो दोस्तों श्राइन को आपको अच्छे से याद रखना है। जो आपका श्राइन है उसको आपने अच्छे से याद रखना है। जो नेक्स्ट वन है आपका वो है सैक्रेड। तो जो ये सैक्रेड है उसको याद रखना है। थर्ड वन जो है वो है प्लेस ऑफ वर्शिप। तो ये आप ऐसे याद रख सकते हैं, प्लेस ऑफ वर्शिप। और नेक्स्ट वन जो है रीटेबल। तो ये कुछ एक जो आपके सिनोनिमस है किसके? ऑल्टर के। और जो ऑल्टर है यहाँ नाउन की तरह काम कर रहा है। नेक्स्ट वन जो है आपका होमोफोन हो वो है एंटीक। तो एंटीक होता है ऑड या स्ट्रेंज। तो इसका जो सेंटेंस है वो सेंटेंस है हिज बिहेवियर इज एंटीक टू अननोन पर्सन। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। एंटीक का मतलब क्या होता है? मतलब ऑड, या इसको क्या बोलते हैं हम? ऑड बोल सकते हैं, या स्ट्रेंज अपरिचित, मतलब अपरिचित बोल सकते हैं। ऐसा आप कह सकते हैं। तो इसका सेंटेंस आपको बता दिया। ये जो यहाँ पर काम कर रहा है, इसका जो यहाँ पर काम है, इसका काम है
एज ये नाउन की तरह यहाँ काम कर रहा है। तो इसके कुछ एक सिनोनिमस है वो आपको याद रखने हैं, ट्रिक और साथ में जोक। तो जोक और ट्रिक जो है इसके क्या है, सिनोनिमस है। नेक्स्ट वन जो है आपका एंटीक है, और इसका मतलब क्या होता है, एंशियंट। तो एंशियंट जो है उसको आपने अच्छे से याद रखना है। साथ में इसका जो सेंटेंस है, आई एम फाउंड ऑफ कलेक्टिंग एंटीक स्टैम्प। तो एंटीक है क्या, तो एंटीक आपका कौन सा मतलब पार्ट ऑफ स्पीच है, तो ये नाउन की तरह यहाँ पर काम कर रहा है। इसके जो कुछ एक सिनोनिमस होते हैं, तो पहला है मॉन्यूमेंट। क्या है दोस्तों, मॉन्यूमेंट। नेक्स्ट वन है पीरियड ऑफ पीस। पीरियड ऑफ पीस, और इस ये इंपॉर्टेंट है, रिलिक, RELIC। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है इस रिलिक को। तो ये क्या है, आपके लिए हेल्प करेगा। नेक्स्ट वन जो है थर्ड में क्या है, एस्से। तो एस्से का मतलब क्या होता है, अटेम्प्ट टेस्टिंग द प्योरिटी ऑफ मेटल। तो अटेम्प्ट का मतलब होता है प्रयास। क्या होता है, प्रयास। तो अटेम्प्ट का मतलब क्या होता है, प्रयास होता है। तो रामू एसेड टू क्रैक एग्जाम। रामू ने प्रयत्न किया किसको पास करने के लिए, एग्जाम को पास करने के लिए उसने प्रयत्न किया। और साथ में यहाँ पर जो ये एस्से है, ये एज वर्ब की तरह काम कर रहा है। क्या कर रहा है, एज वर्ब की तरह काम कर रहा है। इसके कुछ एक सिनोनिमस है, पहला है आपका ट्रायल, दूसरा है टेस्ट, तीसरा है चेक। तो ये जो है इसके क्या होते हैं, चेक, ट्रायल, ये क्या है, इसके सिनोनिमस है, चेक और साथ में ट्रायल। ये सारे के सारे क्या है, आपस में सिनोनिमस है। आप इसको याद रख सकते हैं, या एग्जामिनेशन बोल सकते हैं, मतलब एग्जामिन बोल सकते हैं, असेसमेंट बोल सकते हैं, इवैल्यूएशन बोल सकते हैं। ये सारे के सारे जो सिनोनिमस है किसके, आपके जो एस्से है उसके सिनोनिमस है। नेक्स्ट वन है एस्से। तो एस्से क्या होता है, अ पीस ऑफ कंपोजिशन। इसको निबंध बोलते हैं। और दूसरा जो पीछे वाला का मीनिंग है, हिंदी मीनिंग, इसका मतलब होता है आपका प्रयास करना या जांच करना, भी इसका मीनिंग लिया जाता है। तो ऐसे जो है अ पीस ऑफ कंपोजिशन है। तो इसका जो सेंटेंस है वो है राइट एन एसे ऑन यूज ऑफ इंटरनेट। तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो ये दोस्तों नाउन है। यहाँ पर ये नाउन की तरह काम कर रहा है। और इसके कुछ एक सिनोनिमस है, स्टडी और साथ में आर्टिकल, कंपोजिशन और पेपर। तो ये क्या है, इसके आपको सिनोनिमस देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट वन जो है, आपको इसके आंसर क्या करने हैं, कमेंट सेक्शन में करने हैं। राइट इट्स सिनोनिमस वर्ड्स, ये आपके लिए होते हैं। पहला है अवेल, दूसरा है टर्मिनेशन, तीसरा है इम्पोज, और जो चौथा है वो है मैनिपुलेटिव, और फिफ्थ है ट्रांसमिसिबल। तो ये ट्रांसमिसिबल जो है, ये आपको इसके क्या करने हैं, सिनोनिमस फाइंड आउट करने हैं, और साथ में आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। कल आपको इसके आंसर बताए जाएंगे। आई होप आपको इसके बारे में पता चल गया होगा। नेक्स्ट वन जो है मुहावरे एंड इट्स मीनिंग। तो ये कुछ एक मुहावरे होते हैं 5-7, उसके आपको क्या करने हैं, आंसर मतलब बताए जाएंगे। आकाश पताल एक करना, जी तोड़ प्रयत्न करना। दोस्तों याद रखना, राम ने परीक्षा के लिए आकाश पताल एक कर दिया। सेंटेंस आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। तो पहला मुहावरा आपका क्या है, आकाश पताल एक करना। नेक्स्ट वन है आग बबूला होना, काफ़ी गुस्सा होना या बहुत अधिक गुस्सा करना। तो इसका आप सेंटेंस कोई भी बना सकते हैं। जैसे ही मैंने राम को सलाह दी, वो आग बबूला हो गया। नेक्स्ट वन जो है आग में घी डालना। तो जो गुस्सा होता है, गुस्से को और मतलब क्रोधित को और क्रोधित करना या झगड़े को बढ़ाना। तो राम और श्याम आपस में लड़ रहे थे, राधा ने आग में घी डालने का काम किया। अप्पे से बाहर होना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मुहावरा है। अप्पे से बाहर का मतलब होता है गुस्सा होना। तो ये आप अच्छे से क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। और इसका मतलब क्या है, जैसे ही राम के पिता ने उससे कहा कि आज काम करना है, तो अप्पे से बाहर हो गया। आस्तीन का सांप जो होता है, आपका जो मित्र बनकर धोखा देना। आपका कोई अगर दोस्त है, वो
आपका गलत करता है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, आस्तीन का सांप बोल सकते हैं। और आस्तीन का सांप जो होता है धोखेबाज मित्र होता है। इसका सेंटेंस आप कुछ भी बना सकते हैं। राम क्या है, आस्तीन का सांप है। ईंट का जवाब पत्थर से देना तो मुंह तोड़ जवाब देना। आप बोल सकते हैं कि क्या किया था कि जब मेघनाथ और लक्ष्मण का युद्ध होता है तो उसमें क्या करता है, जो लक्ष्मण है वो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। आगे क्या है, ईद का चांद होना। तो ईद का चांद का मतलब होता है बहुत दिनों के बाद दिखाई देना, या ऐसा बोल सकते हैं कि दुर्लभ होना। दुर्लभ वो चीज़ होती है जो बड़ी मुश्किल से मिलती है, मुश्किल से दिखाई देती है। आजकल राम क्या हो गए हैं, ईद के चांद हो गए हैं। उंगली पर नचाना, तो ये क्या है, पूर्ण रूप से वश में रखना। रामू की पत्नी उसे उंगली पर नचाती है। तो आप को ये कुछ एक मुहावरे थे, इंपॉर्टेंट है ये, मतलब जो पीछे पूछे गए हैं किसी पेपर में उसको उठाया हुआ है। आपको इसको अच्छे से पढ़ना है और ये सारे एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आगे चलते हैं। तो आपके लिए कुछ एक मुहावरे हैं जिसके आपको आंसर कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। तो सम मुहावरे फॉर यू। आंखें दिखाना, ये आपको मतलब इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पार्टिसिपेट कीजिए, कमेंट सेक्शन आपके लिए है। और जो मैं अगर काम करूँगा तो आपकी मोटिवेशन से ही काम करूँगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप क्या करें, कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करें। आंखें फाड़ फाड़ कर देखना, आंखों में खटकना, आंखों में धूल झोंकना, आकाश के तारे तोड़ना। और जो नेक्स्ट वन जो आपको कल के जो मतलब मुहावरे दिए थे उसके मैं आज आंसर बताऊंगा। तो जो कल के मुहावरे थे उसके आंसर है अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना। तो दोस्तों ये जो अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, इसका मतलब होता है अपने आप को हानि पहुंचाना। तो इसका सेंटेंस कुछ भी बना सकते हैं आप। राम एक डाली पर बैठा था और एक हाथ से उस डाली को काट रहा था। इसका मतलब है वो अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहा था। तो आप ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। अपना मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा खुद करना। राम अपना मुंह मियाँ मिट्ठू बनता है। आंख खुलना, होश आना या सचेत होना। तो आंख खुलने का मतलब है होश आना। शराब पीकर राम जब गिरा तो सुबह उसकी आंख खुली। आप ऐसा सेंटेंस बना सकते हैं। आंखें चुराना, तो इसका मतलब होता है नज़र बचाना। तो इसका भी कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। जब राम ने गलत काम किया तो अपने बड़े भाई से आंख चुरानी पड़ती है। सॉरी, गलत बोल रहा हूँ मैं। आंख चुराने का मतलब होता है आंख बचाना या नज़र बचाना या आंख ना मिला पाना। जब से राम ने गलत काम किया है तब से वो राधा से आंख चुरा रहा है। आंखें दिखाना, तो आंखें दिखाना का मतलब होता है क्रोध करना, गुस्सा करना। तो या मीन्स यही इसका मीनिंग होगा। आंखें दिखाना का मतलब होता है क्रोध करना, गुस्सा करना या बवाल खड़ा करना। तो आंखें दिखाने का मतलब ये होता है मैं आपसे नहीं डरता हूँ, मुझे आंखें मत दिखाओ। राम ने राधा से कहा कि मैं आपसे नहीं डरता हूँ, आंखें दिखाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। तो मुझे आशा है कि आपको समझ आया होगा। दोबारा मैं ये कहना चाहूँगा कि जय हिंद। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और स्टडी कंटिन्यू रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम धड़ाधड़ होने वाले हैं। धन्यवाद।